फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के प्रीवियस क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे 7706974820 पे मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम है और कम प्राइस में आप सभी को बेहतरीन नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है। ऑप्शन दे रखा है जीववादी सोच, केंद्रीयता, अपरिवर्ती सोच, क्रमबद्धता। देखिए, अगर मैं बात करूँ जीन पियाजे के सिद्धांत की, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? पहली जो इनकी अवस्था है वो क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम लोग संवेदी पेशी अवस्था के नाम से जानते हैं या फिर इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से। ठीक है, इसमें जो बच्चे की एज होती है वो कितनी होती है, जन्म से लेकर के 2 साल तक का यहाँ पर बच्चा होता है। इसके बाद में जो इनकी सेकंड वाली स्टेज है, जो सेकंड वाली अवस्था इन्होंने बताई वो क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चे की एज होती है वो 2 से लेकर के 7 साल होती है। ठीक है, और थर्ड स्टेज क्या है इनकी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चे की एज होती है वो कितनी होती है, 7 से लेकर के 11 साल। ठीक है, और लास्ट वाली स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या फिर आप इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी इसी स्टेज को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चे की एज होती है वो 11 एवं होती है, यानी कि 11 से लेकर के 18 साल आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है 4 अवस्थाएं जीन पियाजे के द्वारा बताई गई हैं। अब इन्हीं चारों अवस्थाओं की कुछ कुछ क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। देखिए, जो एनिमिज्म में जो जीववादी सोच है वो कब आती है बच्चे के अंदर, जब बच्चा 2 से लेकर के 7 साल का होता है, यानी कि जीन पियाजे के सेकंड स्टेज में। एनिमिज्म यानी कि जीववादी सोच का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जब बच्चा 2 से लेकर के 7 साल का होता है, तो जो 2 से लेकर के 7 साल के बच्चे होंगे, अक्सर आपने देखा होगा कि जो उनकी गुड़िया वगैरह होती है या फिर जो उनके खिलौने होते हैं वो उनसे बातें करते हैं। ठीक है, यानी कि वो निर्जीव चीज़ों को भी क्या करते हैं, सजीव मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो जीववादी सोच है, इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा होता है वो निर्जीव चीज़ें जो होती है उनको भी सजीव मानता है। उसको लगता है कि ये भी जो है खाना खाता है। ठीक है, उनके गुड्डा या फिर गुड़िया है ना, ये भी जो है बातें करते हैं, है ना। तो इस तरीके से बच्चे की सोच यहाँ पर होती है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रखा है कि एक बच्ची जो मानती है कि कार क्या है, सजीव है, जबकि जो कार है वो क्या है, निर्जीव है, लेकिन उसको क्या मान रही है, सजीव मान रही है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की जो है सोच को प्रदर्शित कर रही है, जीववादी सोच को, यानी कि एनिमिस्टिक थिंकिंग को। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर अगर मैं केंद्रीयता की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चे का ध्यान होता है एक ही जगह पर सेंटर होता है। ठीक है, ये भी आपका केंद्रीयता क्या गुण है, ये भी आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चे के अंदर डेवलप होता है। अगर आप 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं उनको आप 5 का एक नोट देंगे और एक एक के 5 सिक्के देंगे, तो बच्चा इन सिक्कों को लेना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि उसका जो ध्यान होता है वो चीज़ों की शेप और साइज पे होता है। उसको लगेगा जो चीज़ दिखने में ज़्यादा है वही ज़्यादा होगी। ठीक है, क्वांटिटी जो मात्रा है ये भी 5 रुपये और ये भी 5 रुपये। ठीक है, बट बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पाता, उसका ध्यान किस पे केंद्रित होता है, शेप और साइज पर। ठीक है, तो ये भी जो प्रॉपर्टी है, जो केंद्रीयता का गुण है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होता है। इनरिवर्सिबिलिटीज, अपरिवर्ती सोच, यानी कि बच्चा चीज़ों को क्या करता है, रिवर्स नहीं कर पाता है। जैसे कि बच्चा यहाँ पर ये नहीं समझ पाता कि बर्फ़ जो है पानी बन सकता है और जो पानी से वापस बर्फ़ भी बना सकता है। ठीक है, तो बच्चा इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है ना, यानी कि उसके अंदर क्या होती है, अपरिवर्ती सोच होती है। तो ये तीनों विशेषताएं जो आप देख रहे हैं ये किसकी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार बने हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इतना डीपली आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन की। तो प्री ऑपरेशनल यानी कि पियाजे की जो सेकंड वाली स्टेज है उसकी विशेषता अगर आपसे पूछे तो आप जो है ये 3 बताएंगे, हालांकि और भी होता है। ठीक है, बट ये 3 आपका इंपॉर्टेंट है। सीरेशन, ये आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है। ठीक है, जो थर्ड वाली स्टेज है, जब बच्चा 7 से लेकर के 11 साल तक का हो जाता है तो क्या करता है, चीज़ों को एक सीक्वेंस में, एक क्रम में जो है लगा पाता है ना। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोस्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चे को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुँचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है तब वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है। देखिए, यहाँ पर जो लेव वाइगोस्की हैं उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सोशियो कल्चरल थ्योरी दी। ये किसकी बात करते हैं, ZPD की बात करते हैं। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम लोग समीपस्थ विकास के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ZPD। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए
इतना तो आपको खुद से आता था किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी करें, ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको पहले से ही होती है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या है, आपका दायरा है, ठीक है, यानी कि आपको इतनी नॉलेज पहले से है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, किसी की हेल्प ले ली, है ना, वो कोई टीचर हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो सकती है, इसकी कि आप हेल्प लेकर के यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। इतना आपको खुद आ रहा था और इतना क्या किया आपने, किसी की हेल्प लेकर के, किसी की मदद लेकर के पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने में जो आपको मदद दे रहा है, ठीक है, वो व्यक्ति क्या है, तो वो व्यक्ति MKO है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर है, ठीक है। जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है वही आपको सिखा सकता है कुछ, ठीक है, ये बात आप समझे। बट यहाँ पर जो मदद आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, जो हेल्प आपको मिल रही है वो किसका काम कर रही है, स्कैफोल्डिंग का, टेम्पररी हेल्प का, ठीक है। जो व्यक्ति मदद दे रहा है वो क्या है, MKO मोर नॉलेजेबल अदर है, और जो मदद आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, वो मदद क्या है, स्कैफोल्डिंग, ठीक है, यानी कि पार्ट, जिसका नाम जो है लेव वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग दिया, ठीक है। स्कैफोल्डिंग को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, टेम्पररी हेल्प, जैसे कि मान लीजिए बच्चे को कोई भी क्वेश्चन बच्चा अगर सॉल्व कर रहा है, वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो आप बच्चे को पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके मत बताइए, उसको जो एक संकेत दीजिए, इशारा दीजिए, ताकि बच्चा उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर पाए, ठीक है। यानी कि एक तरीके से थोड़ी सी टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करना है ना। तो इसी का नाम इन्होंने क्या दिया, स्कैफोल्डिंग का नाम दिया, पार्ट का नाम दिया, ठीक है। हिंदी में ढांचा, मचान, अनेकों नाम से जानते हैं, इंग्लिश में एक ही नाम याद रखेंगे आप, स्कैफोल्डिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी कंडीशनिंग वगैरह की बात आपके जो व्यवहारवादी वो करते हैं, ठीक है। अनुकरण की बात भी जो व्यवहारवादी वही करते हैं। एडॉप्टेशन ये आपका जीन पियाजे के द्वारा दिया गया एक वर्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो जीन पियाजे की थ्योरी करेंगे तो उसके अंदर यहाँ पर देख लेंगे, है ना। तो ये 3 ऑप्शन आपके हो जाएंगे यहाँ पर गलत, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की बात करूँ, जो सिद्धांत इन्होंने दिया है नैतिक विकास का, उसकी बात करूँ तो उन्होंने नैतिक विकास के कितने लेवल बताए, 3 लेवल बताए, ठीक है। 3 जो है इन्होंने चरण बताए हुए हैं नैतिक विकास के, और 6 क्या बताई हुई हैं, अवस्थाएं बताई हुई हैं, ठीक है। और हर एक लेवल में क्या बताया उन्होंने, 2-2 चरण, अरे 2-2 स्टेजेस, यानी कि 2-2 अवस्थाएं, ठीक है। 3 लेवल, कौन कौन सा लेवल है, एक तो है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा क्या कन्वेंशनल लेवल, और लास्ट वाला क्या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल में इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई हुई हैं, है ना, और इसमें भी 2, तो इस तरीके से कितनी अवस्थाएं बताई हुई हैं, 6, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है जो लास्ट वाली अवस्था है, ठीक है, जो अंतिम चरण है, उसमें व्यक्ति की क्या विशेषता होती है, ठीक है। पर ऑप्शन क्या रखा है, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना नहीं, ये तो आपका कन्वेंशनल लेवल का हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह, ठीक है, ये भी आपका जो है कन्वेंशनल लेवल का ही है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यह महसूस करना कि अपने लिए कानून और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य नहीं, ये भी आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए कि जो कानून बनाए गए हैं समाज के लिए वो सही भी है या फिर नहीं, तो ये लास्ट वाली स्टेज होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी आपके थोड़े बहुत डाउट रह गए होंगे, है ना। तो जब हम लोग लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसको पूरा डीपली पढ़ेंगे तो सारे डाउट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जो आपकी थ्योरी वाली क्लासेस है वो भी जल्दी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी, इसमें कि बिल्कुल बेसिक से आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अभी जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ठीक है, इसमें कि 8 से 10 क्लासेस आपकी हो चुकी है। तो अभी तक आपने इन क्लासेस को नहीं देखा हुआ है तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस सारी की सारी, ठीक है। और जो थ्योरी क्लासेस होंगी उसमें भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज ऐड करते हुए चलूँगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो आपकी NCERT सीरीज है सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए, वो भी आपकी यहाँ पर चलिए, इसमें कि 8 से 10 क्लासेस लगभग हो चुकी हैं। तो अगर अभी तक आप सभी ने उसको कंप्लीट नहीं किया हुआ है तो उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लास 6 की NCERT लगभग आपकी 5 से 6 चैप्टर और रहेंगे, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर क्लास 7 की NCERT हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर फिर से आपका वही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि विकास सीखने का पर्यायवाची है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, सीखने से स्वतंत्र रूप से होता है। देखिए जो लेव वाइगोस्की है उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया, समाज पे किया, संस्कृति पे किया और लैंग्वेज पे किया, यानी कि SCL, ठीक है। 3 चीज़ों की बात करते हैं कि जो बच्चे का विकास होता है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो उसके समाज, उसका संस्कृति, ठीक है, और उसकी भाषा, ठीक है। SCL यानी कि सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज जो है बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बात कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की। सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है संस्कृति, समाज और लैंग्वेज, है ना। बट यहाँ पर रखा है ये कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है,
को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे का विकास होता है ना ही उसके सामाजिक संदर्भ से अलग कर सकते हैं, ना ही उसके सांस्कृतिक संदर्भ से, और ना ही उसकी लैंग्वेज से। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? स्कूली परिवेश को सुनिश्चित व बच्चों के अनुकूल बनाना। ये तो जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है कि जो स्कूल का परिवेश है वो बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चे की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का परिवेश जो है क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चा जो है स्कूल आने में इंटरेस्ट दिखाए। तो ये बात तो आपकी सही है, बट ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, कौन सा अनुरूप नहीं है, कौन सा सही नहीं है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अकॉर्डिंग। भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्त कर पाए। बिल्कुल सही बात है। जो स्कूल का माहौल होना चाहिए वो डर भरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डर से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, तभी तो बच्चा स्कूल में आना चाहेगा। अगर उसको लगेगा कि उसका जो है जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसको महत्व दिया जा रहा है, ठीक है, उसकी बातों को समझा जा रहा है, तो यहाँ पर बच्चा निधड़क होकर स्कूल में आना चाहेगा। ठीक है, और यहाँ पर स्कूल आने में इंटरेस्ट भी दिखाएगा। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना। बिल्कुल सही बात है। जो अनुशासन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सकारात्मक। अगर जो है एक अच्छा माहौल आप क्रिएट कर देंगे तो बच्चा जो है खुद ही अनुशासित हो जाता है ना। फिर डी ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। यही बात गलत है। देखिए, जो स्टूडेंट होते हैं ना वो ज्ञान के सक्रिय निर्माणकर्ता होते हैं। ये बात आपके जीन प्याजे भी कहते हैं। जो बच्चे हैं वो लिटिल साइंटिस्ट है, यानी कि नन्हे वैज्ञानिक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेते हैं अगर जो है उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, अच्छा जो है सीखने का अवसर प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ दे रखा है कि ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहण करता है, ये बात गलत है। यह बात आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं कहती, और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने व कहानियाँ सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें डैश बुद्धि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से तो आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने किसका सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी कि वो क्या कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में एक से अधिक प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत, यानी कि एक से अधिक बुद्धि का सिद्धांत के बारे में किसने बात की है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने बात की है। ठीक है, तो ये आपने समझा। इन्होंने टोटल 8 प्रकार की इंटेलिजेंस के बारे में बात की है। ठीक है, और यही 8 प्रकार जो है जो कि आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, यहीं से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इनको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता की अगर मैं बात करूँ तो तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता किसके अंतर्गत होती है, जो लोग लॉजिक वगैरह करते हैं, हर चीज़ के लिए तर्क करते हैं प्रॉपर। ठीक है, जो मैथमेटिशियन वगैरह होते हैं जैसे कि APJ आपके अब्दुल कलाम जो हो गए है ना, तो यहाँ पर इन लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। भाषाई बुद्धिमत्ता, ये आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भाषाई बुद्धिमत्ता का मतलब क्या हो गया, जिनकी अपनी भाषा पर एक पकड़ अच्छी हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही दे रखा है कि पढ़ने लिखने और कहानियाँ सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं। ठीक है, यानी कि जो अपने लैंग्वेज पर एक अच्छी पकड़ रखते हैं, कहानियाँ कौन सुना पाएगा। ठीक है, जिसको कि अपनी भाषा पर एक अच्छी खासी जानकारी हो, अपनी भाषा के बारे में एक अच्छी खासी जो है पकड़ हो, है ना। वैसे तो आपकी कहानियाँ कोई भी सुना देगा, बट सही तरीके से सही वे में कहानियाँ कौन सुना पाएगा, है ना। तो वो आपका एक जो भाषाई कौशलता से निपुण व्यक्ति होगा, वही जो है सही तरीके से जो कहानियाँ होती है, जो स्टोरियाँ वगैरह होती है, उसको सुना पाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, अंतः व्यक्तिक बुद्धिमत्ता यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये देखिए किस व्यक्ति के अंतर्गत होती है, जो व्यक्ति 2 या 2 से अधिक जो है व्यक्तियों के बारे में बता पाए आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, ये जो है व्यक्ति जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति होता है, ये बताया। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपने देखा होगा सुहानी शाह। ठीक है, तो वो दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो तुरंत ही बता देती हैं। ठीक है, तो उनके पास में कौन सी बुद्धि है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि दूसरों के मनोभाव स्वभाव दशा के बारे में बता पाना, है ना। संगीत में बुद्धि का मतलब क्या हो गया, जिन लोगों के पास सुर लय ताल का एक अच्छा संगम होता है। ठीक है, जैसे कि सोनू निगम जी हो गए, है ना, अरिजीत सिंह हो गए, है ना, इसका लता मंगेशकर जी हो गई, है ना। तो इन लोगों के पास में कौन सी बुद्धि है, संगीत में बुद्धिमत्ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, किसने प्रतिपादित किया कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो मैंने क्या बताया था कि जो लेव वाइगोस्की है वो 3 चीज़ों की बात करते हैं, समाज की, कल्चर की, संस्कृति की और लैंग्वेज की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है आपको लेव वाइगोस्की, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जो BF स्किनर है वो रीइंफोर्समेंट की यानी कि पुनर्बलन की बात करते हैं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। हार्वर्ड गार्डनर तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। ठीक है, जीन प्याजे ने किसका सिद्धांत दिया, तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, है ना।
तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पर होंगे नहीं, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है? शिक्षकों को कक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों को नकारा व नज़रअंदाज करना चाहिए। देखिए बिल्कुल गलत बात है। जो जेंडर संबंधी मुद्दे होते हैं, है ना, जैसे कि जो लड़कियां होती हैं वो सिर्फ घरों के काम करेंगे, लड़के जो है घरों के बाहर के काम करेंगे, है ना, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो लड़कियाँ होती हैं उनको शुरू से इसी तरीके से ट्रीट ही किया जाता है कि उनके अंदर यही भावना डेवलप ही हो जाती है, ठीक है, कि वो घर के काम काज के लिए ही बनी है ना। तो यहाँ पर अक्सर जो है लड़कियां फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, क्योंकि उनको उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि जब हम घर के काम काज के लिए ही बने हुए हैं, ठीक है। मैं सभी लड़कियों की बात नहीं करूँ, बट जो यहाँ पर कई सारी ऐसी बच्चियाँ होती हैं, कई सारी लड़कियाँ होती हैं, ठीक है, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ हमको शादी करना है, या फिर जो है बच्चे संभालने हैं, या फिर घर परिवार की सेवा करनी है, ठीक है, क्योंकि उनको इस तरीके से ट्रीट ही किया जाता है बचपन से, ठीक है। अभी जो अगर मैं बात करूँ जो थोड़ी बाहर रहती है लड़कियाँ, उनका तो थोड़ा सही है, ठीक है, बट जो बिल्कुल अगर आप देखेंगे मतलब गांव वगैरह के साइड में जाएंगे तो अभी भी जो बच्चियाँ हैं उनके जो माइंडसेट है वो इस तरीके से डेवलप किए गए हैं कि अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो यही जवाब देंगे कि हमें आगे चलकर जो है ये करना है वो करना है, ठीक है, क्योंकि उनके माइंड में वही बचपन से ही भरा गया है ना, उनकी गलती नहीं है। क्या एज ए टीचर के रूप में आपको इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, इनको नज़रअंदाज करना चाहिए? देखिए उसके बच्चे के घर के माहौल कैसे हैं, उसके जो है गांव का माहौल कैसा है, या फिर जहाँ पर भी वो रहती है, ठीक है, उससे आपको नहीं मतलब होना चाहिए, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि हम कितना अच्छा जो है बच्ची को इन्वायरमेंट दे सकते हैं, हम किस तरीके से अंदर जो बच्चे के चेंज ला सकते हैं, है ना। बच्चे के घर परिवार आसपास के माहौल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जो उसके थ्रू बच्चे के जो माइंड में निगेटिव चीज़ें भरी हुई हैं आप उनको दूर करें, ठीक है, और अपने अच्छे तरीके से उसके सामने चीज़ों को रिप्रेजेंट करें, ताकि बच्चे चीज़ों को समझे कि नहीं अगर हम गर्ल भी हैं तो भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गर्ल्स भी कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। हालांकि मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ही कुछ बोल दिया। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। सी ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, इसके 2 ऑप्शन शायद कटे हैं, ठीक है, मैंने पीडीएफ में ऐड नहीं कर पाया है, 1 मिनट नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो इसका आंसर आपका सेकंड ऑप्शन ही होना चाहिए, बी ऑप्शन, बट बाकी के 2 ऑप्शन देख लेते तो ज़्यादा सही रहता, बट यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो सेकंड है। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी आप रहने दीजिएगा, है ना। आगे देखते हैं। विविध शिक्षार्थियों वाले कक्षा में शिक्षिका को चाहिए कि वे ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वो कक्षा में बच्चे की संस्कृति और भाषा को शामिल करें। बिल्कुल सही बात है। क्लासरूम में इस तरीके का जो है पाठ्यक्रम पालन करना चाहिए, इसमें कि जो बच्चा उसकी संस्कृति और जो लैंग्वेज है वो भी शामिल हो, तभी तो बच्चे इंटरेस्ट दिखाएगा। क्योंकि जिन चीज़ों को वो पहले से जानता है, ठीक है, उस चीज़ों को अगर आप उसके सामने रिप्रेजेंट करेंगे तो बच्चा सीखने में इंटरेस्ट भी दिखाएगा, उसको भी लगेगा कि अरे ये चीज़ तो मुझे आती है, या फिर ये चीज़ तो मैं जानता हूँ, ठीक है। तो उसकी जो है जो भाषा है, जो संस्कृति है, उसको शामिल कीजिए, ठीक है। तो ये बात सही है। रूढ़ियों और पूर्वाग्रह को बढ़ावा देना। रूढ़ियों और पूर्वाग्रह का मतलब क्या होगा? जो पहले से रूढ़िवाद धारणा है वही कि लड़कियाँ घरों के काम करती है, लड़कों जो है घरों के बाहर के काम करते हैं। फिर कई बार आपने देखा होगा बिल्ली रास्ता काट दी तो उस रास्ते जो है जाना नहीं है ना। तो ये सब क्या है? एक पुरानी विचारधारा है। हालांकि मैं ये चीज़ नहीं कह रही हूँ कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये अपनी अपनी सोच है, बट ये जो सोच है जो कि बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? रूढ़िवाद या फिर पुरानी विचारधारा, पूर्वाग्रह कहते हैं, है ना। मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपका ये गलत दे रखा है। बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इसको कम करना चाहिए। बच्चे के मानक आधारित परीक्षण के लिए कठोर संरचना बनाए। देखिए कभी भी बच्चों को जो मानक आधारित यानी कि एक फिक्स्ड कर देना कि तुम फर्स्ट रैंक वाले, तुम सेकेंड रैंक वाले हो, है ना, ये बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा। योग्यता के आधार पर अलग शंकाएं बनाना। कभी भी बच्चों को योग्यता के आधार पर अलग अलग पृथक करण, ठीक है, नामांकित नहीं करना चाहिए। तो ये भी गलत है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही था? फर्स्ट वाला, है ना। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर शिक्षक समूह चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चों को अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है। इस चर्चा के माध्यम से शिक्षक का क्या
क्या डैश को बढ़ावा देना है, कार्य विधि चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, रटकर स्मरण। देखिए जो यहाँ पर जो टीचर है ना वो क्या कर रही है, अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर रही है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर कार्य विधि चिंतन नहीं है, ठीक है। अभिसारी चिंतन का मतलब क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी कहाँ है, ठीक है, तो आप एक ही ऑप्शन बता पाएंगे। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो आप फिर से एक ही आंसर बता पाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी कि अभिसारी चिंतन वाला है ना, कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आ जाएंगे जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें कि एक ही आंसर पे आकर के आप रुक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देना है, यानी कि अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीचर वो क्या करे, अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करती है, ठीक है, चर्चा करने को कहते हैं। तो किसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को। रटकर स्मरण करना, ये आपकी एनईपी और एनसीईआरटी कहती है कि बच्चे के अंदर रोड मैशन डेवलप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी डाउट होते हैं, जो आपकी क्लास की पीडीएफ होती है, वो डेली मैं आप लोग को वहीं पर प्रोवाइड कर देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।